हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। हो गाइस, एक बार फिर से भाई वो टाइम आ चुका है जब यहाँ पर मेरे को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। गाइस, हम लोग 40,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही कम दूरी पे खड़े हुए हैं और भाई ये सिर्फ तुम्हारी मदद से हम एक्चुअली में आज 40,000 सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है इसको यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। और भाई मेरा वादा है यहाँ पर आज अगर हम 40,000 का सब्सक्राइबर्स के जो माइलस्टोन है ना इसको अचीव करते ना भाई, बहुत जल्दी हम लोग एक और गिव अवे करने वाले हैं। और भाई हो जाओ यार, अगर तुमको एक्चुअली में तुम बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मतलब जो भी टॉप यूरोपियन क्लब्स है, अगर तुम उसको सपोर्ट करते हो, तुमको उसके रिगार्डिंग न्यूज़ चाहिए, वॉच लॉन्ग्स चाहिए, बखशुद चाहिए, रत्ती भर भी अगर पसंद करते हो ना भाई, रत्ती भर भी कंटेंट कंज्यूम करते हो तो डू मेक श्योर यार एक्चुअली में तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। इट्स अ रिक्वेस्ट। और भाई जितने लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है दिल से थैंक यू है। बस ज़्यादा हम सिंपिंग विम्पिंग नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आज के एपिसोड की पहली अपडेट की, जो क्या आती है हमारे रियल मैड्रिड से। अब रियल मैड्रिड की अगर हम बताएं तो हाल ही में यार जब कासिमिरो एक्चुअली में रियल मैड्रिड का प्लेयर हुआ करता था तो यहाँ पर केसीएम यानी क्रूज, कासिमिरो और मॉड्रिच की मीटिंग हुई थी यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी के साथ। और वहां पर एंसेलोटी ने कहा कि देखो यार, तुम तीनों ने ऐसा फोड़ रखा है ना कि तुम्हारा मैं ही नहीं बल्कि आने वाला जो भी मैनेजर होगा ना फ्यूचर में वो भी तुमको एक रेफरेंस की तरफ देखेगा। लेकिन उसने कहा कि अगर प्रेजेंट की बात करें ना तो मैं तुमको रेफरेंस तो मानता हूँ, एग्जाम्पल तो मानता हूँ, आइडियल तो मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो यंग मिडफील्ड ऑलरेडी लाइनअप है ना हमको उसको भी टाइम देना पड़ेगा। तो इवेंचुअली केसीएम का टाइम यहाँ पर रिड्यूस होगा, जिस डिसीजन को एक्चुअली में केसीएम ने काफ़ी वेलकमिंग जेस्चर से एक्सेप्ट करा था। हाँ ठीक है, उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गया और यहाँ पर रियल मैड्रिड ने डिसीजन लिया कि हम कासिमिरो को सेल कर देंगे। तो नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर केसीएम को बता दिया गया था कि देखो आने वाले टाइम में कामाविंगा, चुआमेनी और कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर अगर हम बेलिंगम की बात करें तो इनको यहाँ पर इन्फ्यूज यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड की ट्रांसफर की बात करें तो मेरे को लगता है कि ट्रांसफर यहाँ पर जो पूरा विंडो है वो इनका ओवर हो चुका है ऑलरेडी। इनकमिंग तो कोई होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आउटगोइंग की हम बात करें तो असेंसियो का जो लग रहा था चांसेस वो भी कहीं ना कहीं अब चांसेस नहीं है। कोई इवेंचुअल ऑफर नहीं आया, जिसका आया था उसको रियल मैड्रिड का पैसा अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड को लगा कि नहीं इतना पैसा में तो हम एक काम करेंगे, इसको सेल ही नहीं करेंगे, रादर हम इसको अपने स्क्वाड में रख लेंगे। और ऐसा नहीं है कार्लो एंसेलोटी उसको बेंच पे गर्म करने वाला है, वो एक्चुअली में उसको यूज़ करेगा और इतना कंफर्म है कि उसको ईडन हज़ार्ड से तो ज़्यादा यूज़ करेगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी बार्सिलोना की। अब यहाँ पे ना मैं 4 के नाम दे रहा हूँ, डियोंग, बर्नार्डो सिल्वा, वेराटी और एनगोलो कांटे। अब एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ ही लिखा था, ये मेरे जब मैं लिख रहा था तो सेक्शन वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको कि यहाँ पर डियोंग को करते हैं, यहाँ पर बर्नार्डो करेंगे, यहाँ पर एनगोलो कांटे की बारी आएगी और यहाँ पर वेराटी की बारी आएगी। जब मैंने एक्चुअली में देखा तो मेरे को लगा कि यार ये तो सारी इस कहानी के सारे तार तो एक ही तार से जुड़े हुए हैं। और हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है यहाँ पर जो पहला किरदार है वो है बर्नार्डो सिल्वा। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन भी नहीं बचे तो यार, एक ही दिन बचा है ट्रांसफर विंडो खत्म होने में। स्टिल बार्सिलोना कि अगर हम बात करें अंदर के सोर्सेज की, दे बिलीव कि बार्सिलोना यहाँ पर एक मिरेकल पुल ऑफ कर सकती है। दैट इज कि वो बर्नार्डो सिल्वा को मैनचेस्टर सिटी से साइन कर सकती है। अब रिसेंटली कहीं ना कहीं उनका मानना यह है कि पेप गार्डियोला का, या फिर अगर हम मार्क करें कि ये देखो पेप गार्डियोला इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ मैनचेस्टर सिटी एक तरीके से, तो अगर पेप ने कह दिया तो मैनचेस्टर सिटी ज़्यादा कोई बकचोदी काटेगी नहीं। तो पेप ने यहाँ पर जो उसका स्टैंड था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है बर्नार्डो सिल्वा को लेके, और ऐसे में बार्सिलोना यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को खींच सकती है। अब यहाँ पर 2 सवाल आते हैं, क्या बर्नार्डो सिल्वा को अफोर्ड कर सकते हैं? अब इसका यहाँ पर ऑप्शन, इसका आपको मैं अगर आंसर बताऊं तो एक क्लियर कट तो नहीं है, लेकिन मैं आइडिया दे सकता हूं कि येस दे कैन अफोर्ड बर्नार्डो सिल्वा। वो डियोंग की सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखें तो बाकी की मेम्फिस डिपाई और ओबामेयांग को सेल कर सकते हैं। खैर अगर ओबामेयांग की बात करें तो कल रात को फेब्रिजियो ने ये अपडेट तो दी थी कि ओबामेयांग को लेकर यहाँ पर नेगोशिएशन चालू है, लेकिन उसका क्या आउटपुट निकला है वो अभी तक कहीं ना कहीं हमारे सामने नहीं आया। और मोस्ट प्रोबेबली चेल्सी के जो अगर रिपोर्ट्स की हम बात करें तो वो यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि 100% ओबामेयांग की डील यहाँ पर साइन करने वाली है चेल्सी और कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को वो अफोर्ड तो कर सकते हैं, ये बात तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रैंकी डियोंग को सेल नहीं कर सकते। अब फ्रैंकी डियोंग सेल होगा या नहीं होगा ये अपनी अलग स्टोरी चलती है कि फ्रैंकी डियोंग मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा, नहीं, फ्रैंकी डियोंग चेल्सी जा सकता है, यस, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रैंकी डियोंग का खुद का मन करता है कि भाई वो बार्सिलोना रुकना चाहता है। तो ये स्टोरी तो यहीं पर ही लिमिट होती है। अब आपके दिमाग में आया कि यार लास्ट दिन पे क्या पेप इतना चूतिया है कि बिना रिप्लेसमेंट के वो बर्नार्डो सिल्वा ऐसे प्लेयर को बार्सिलोना सेल कर देगा, और यहीं पर ही एंट्री होती है वेराटी की। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स और जेरार्ड रोमेरो के स्टेटमेंट्स को कोट किया गया यहाँ पर कि वेराटी इज द आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर बर्नार्डो सिल्वा फॉर मैनचेस्टर सिटी दिस समर, फॉर मैनचेस्टर सिटी। अब यहाँ पर एक लूप होल है,
उसमें ये नहीं बताया गया कि ये आइडियल रिप्लेसमेंट है और ये इसी समर हो जाएगी। यानी कि आप इससे एक चीज़ तो लगा सकते हो कि बर्नार्डो सिल्वा जाएगा तो बार्सिलोना में, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि क्या वो 2023 में होने वाला है, 2022 में होगा या फिर 2023 में होगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देखो यार, मैनचेस्टर सिटी को पता है कि वेराटी इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो कि ठीक है बर्नार्डो सिल्वा को रिप्लेस कर सकता है मैनचेस्टर सिटी में, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे PSG सेल नहीं करेगी। ये कंफर्म मान के चलो, वेराटी इज एक्चुअली अनटचेबल इन दैट होल स्क्वाड। अब आप कहोगे कि ठीक है, चल मान के चलते हैं कि 2022 में ये डील नहीं हो रहा, ये नेक्सस नहीं होगा 2023 में। हाँ, इसके पूरे चांसेस है कि 2023 में जब यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना जाएगा तो वेराटी के लिए यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ऑल आउट जा सकती है, और मे भी क्या पता बेलिंगम की रेस में वो लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड की रेस में भी कूद जाए। तो आपको लगेगा कि अब PSG कैसे हो सकती है, उनके पे भी रिप्लेसमेंट होगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रूमर आता है एनगोलो कांटे का। अब रिसेंटली यहाँ पर चेल्सी के, अगर हम साइमन फिलिप्स की बात करें या बाकी के रिपोर्ट्स की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि एनगोलो कांटे, क्योंकि सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा चेल्सी में, PSG इसको लाइन अप कर रही है। यस, वो कार्लो सोलर को लेके आ चुके हैं, वो यहाँ पर विटीनिया को लेके आ चुके हैं, रेनातो सांचेज को लेके आ चुके हैं, फेबियान रुइस को लेके आ चुके हैं, बट स्टिल ये इसमें रोड़ा नहीं बनने वाला कि वो यहाँ पर एनगोलो कांटे की डील को परस्यू करना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 3-4 साल पहले भी एक बार एक अटेम्प्ट करा था, लेकिन तब PSG को कोई सक्सेसफुल हासिल नहीं हुई थी, और उस टाइम पे एक्चुअली में एनगोलो कांटे ने ना 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था चेल्सी के साथ। तो अब चेल्सी के पास 2 ऑप्शन है कि या तो एनगोलो कांटे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले या फिर एनगोलो कांटे का कॉन्ट्रैक्ट ना रिन्यू करे। वैसे इसमें ये भी है कि आप वापस से एक स्टोरी घुमा सकते हैं कि फ्रैंकी डियोंग को अगर वो साइन कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो एनगोलो कांटे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, या फिर एटलीस्ट जनवरी। खैर, अभी तो मेरे को तुम इसका एक पर्सनल ओपिनियन बताऊं, एनगोलो कांटे की रेस में अभी PSG ने अपना थप्पा लगा दिया है, और अभी तुम देखना कि बाकी के जो यूरोपियन पावर हाउस है वो कैसे एनगोलो कांटे की रेस में कूदेंगे। बड़ा डिसीजन है, क्योंकि जनवरी के बाद वो फ्री हो जाएगा नेगोशिएट करने के लिए, जैसे रूडिगर ने करा था, क्रिस्टेंसन ने करा था। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर बड़े भैया की। लास्ट दिन है और कहीं ना कहीं अब जो मूड है वो ये है कि जॉर्ज मेंडेस फैसिलिटेट नहीं कर सका, वो कोरियोग्राफ नहीं कर पाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मूव अवे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, क्यों यहाँ पर नेपोली की डील फेल हो गई, और क्या यहाँ पर चांस है कि चेल्सी एक लेट मूव कर सकती है, और क्या यहाँ पर एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड में अब रुकता हुआ दिख रहा है, जो कि इवेंचुअली अगर ये दोनों नहीं होंगी तो तीसरी चीज़ तो हो ही जाएगी। अगर नेपोली की बात करें तो मैं आपको पिछले 2 दिन से एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ कि कैसे डी मार्जियो, अगर हम बात करें कैल्सियो मार्सेटो की, अगर हम बात करें अब यूनाइटेड के प्रोस की बात करें, इंग्लिश मीडिया की बात करें, सब चीज़ कहीं ना कहीं इस पर विद टाइम ग्रो काफ़ी ज़्यादा कन्विंस्ड हो रहे थे कि ठीक है नेपोली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ऐसा है। आज के दिन में नेपोली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने में। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये चीज़ आ गई थी कि क्योंकि एंटनी की सेल को सैंक्शन कर दिया था और 250 मिलियन यूनाइटेड ऑलरेडी कर चुकी है, तो एक बार को यूनाइटेड को ये लगता है कि ठीक है, अगर नेपोली इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करने वाली कि देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एक काम करते तुम इसको लोन पे ले जाओ विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। यहाँ पर 2 चीज़ अलग हैं। अगर नेपोली कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम विक्टर ओसिमेन को, जो कि देखो यूनाइटेड को काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि विक्टर ओसिमेन 23 साल का है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 37 साल का है, तो विक्टर हम 37 साल के रोनाल्डो को लाइक, रोनाल्डो डजंट वांट टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो ठीक है रोनाल्डो चला भी जाएगा, ठीक है हमको उसकी 40-50% सैलरी पे करनी पड़ेगी, लेकिन हमको एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। हमारे पास पैसे नहीं है, नेपोली हमको हेल्प करने के लिए तैयार है कि ठीक है आज के टाइम पे तुम लोन पे ले जाओ, हमको पैसे तुम कल दे देना, बट देयर इज अ कैच। ऑप्शन फॉर बाय में ये है कि अगर फेल हो गया तो आप वापस चले जाओ ओसिमेन, लेकिन ऑब्लिगेशन टू बाय में ये है कि आप आज नहीं पैसे दे रहे, लेकिन आप कल पैसे दोगे, आप नेक्स्ट सीजन 80 मिलियन दोगे। एंड दिस इज द ओनली फियर मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय ये समझ रही है कि अगर ओसिमेन फेल हो गया ना तो ये 80 मिलियन का बहुत भारी पड़ने वाला है हमको। एंड द मोमेंट इज कि कहीं ना कहीं विक्टर ओसिमेन को है, वो एक बहुत अच्छा ट्रांसफर टारगेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, लेकिन विक्टर ओसिमेन को एग्रेसिवली परस्यू करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू जॉइन नेपोली, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इससे बड़ा इंसेंटिव नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सिर्फ ये है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्लेजर्स फैमिली इसको सैंक्शन नहीं करने वाली, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये डील यहाँ पर फेल होती हुई दिख रही है। बात करें दूसरी, क्या चेल्सी लास्ट मोमेंट पे कर सकती है? देखो द मोमेंट टुकल ने कह दिया यस आई वांट रोनाल्डो नाउ, विल बी द मोमेंट कि चेल्सी यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर लेगी। हाँ, यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड रेजिस्टेंस दिखाएगी,
लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर इंग्लिश मीडिया की हम बात करें कि ठीक है एरिक टेन हैग ने तो सोच लिया कि मैं रोनाल्डो को अपने स्क्वाड में नहीं चाहिए, रोनाल्डो का जो एटीट्यूड है वो मेरे प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगा, रोनाल्डो बैठेगा इंग्लिश मीडिया में निकाल लेगी, ये कॉन्ट्रोवर्सीज वीक इन वीक आउट चलती रहेगी, जो चीज़ मैं भी मानता हूँ कि ये चलेगी बिकॉज क्रिस्टियानो इस स्टेटस का प्लेयर है कि आप उसको बेंच पे नहीं बिठा सकते, नहीं फर्क पड़ता भाई, मीडिया छापेगा अखबार पे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी तभी के तभी साइन कर लेगी और मेरे को लगता है कि यूनाइटेड भी एक पॉइंट तक हाथ खड़े कर देगी कि ठीक है अब हम नहीं रोक सकते, रोनाल्डो इज जॉइनिंग चेल्सी। लेकिन टुकल से अभी वो हाँ नहीं आई है और उसके बहुत कम चांसेस है कि वो हाँ आएगी भी नहीं। अब रिसेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रेनिंग में यहाँ पर रोनाल्डो प्रेजेंट थे और वहाँ पे काफ़ी हंसते हुए वो दिख रहे थे, तो इसको यूनाइटेड की मीडिया ने ऐसे कवर किया कि येस नाउ रोनाल्डो वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड 250 मिलियन खर्च कर दिए समर ट्रांसफर विंडो में, तो शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड रुक सकता है। क्या ये PR है इसको दिखाने के लिए कि जॉर्ज बेंटस ने यहाँ पर कोई मूव फैसिलिटेट नहीं करा और रोनाल्डो के लिए एक आर्किटेक्ट नहीं कर पाया? मे बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मैंने तो कभी देखो काइड मैं आगे भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पर रोनाल्डो का भी ज्वाइन करना ही नहीं था। और रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस ट्रांसफर बिजनेस पे अब बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड है कि ठीक है भाई इन्होंने 250 मिलियन खर्च कर दिया, एक विनिंग टीम बना दी। क्योंकि द मोमेंट इज कि रोनाल्डो डजंट वांट टू सी कि भाई ठीक है तुम सब एक काम करो 250 मिलियन खर्च कर दो और एक अच्छी टीम बना दो। रोनाल्डो उसको वो चाहिए तो चाहिए, लेकिन उसको ये भी चाहिए कि वो एक्चुअली में उस टीम को लीड करे। अब 250 मिलियन तो खर्च कर दिए, बट यहाँ पर एरिक टेन हैग नहीं मानता कि रोनाल्डो मेरी टीम को लीड करेगा ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल। वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है और मेरे को लगता है कि दैट्स वाई द रोनाल्डो इसलिए तो नहीं रुक रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड कि अब उसने 250 मिलियन खर्च करते, इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं एक डील यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड और कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पाई। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी इधर उधर की। सबसे पहले भाई यहाँ पर मैनुअल अकांजी की साइनिंग करी है मैनचेस्टर सिटी ने, एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन यह कोई इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि देखो आयोमरिक लपोर्ट यहाँ पर इंजर्ड है, रूबन दियास है, जॉन स्टोर्स है, क्योंकि हमने देखा नेथन को भी लेफ्ट बैक खेलते हुए, वैसे तो उन्होंने गोमेज को यहाँ पर साइन कर लिया, तो यहाँ पर एक बैकअप के तौर पे आया। खैर अकांजी के दिन के डॉर्टमुंड में भी खास अच्छे चल नहीं रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि पेप को डग डीप करने की बहुत आदत है। उसको पता है कि मेरी टीम हर एक ट्रॉफी में नंबर 1 होनी चाहिए और इसलिए मेरे को डेप्थ चाहिए, कम से कम 2 नहीं 3 की तो डेप्थ चाहिए। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने अकांजी को साइन करके करा है। बात करें कार्लोस सोलर की, इसका तो क्या ही करे भाई। कार्लोस सोलर PSG सीरियसली अब एक उस लाइन को क्रॉस करती हुई दिख रही है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर PSG ने रिक्रूट करा ना, इसका मतलब इट्स अ हिट ट्रांसफर। अभी तक ये था कि अगर PSG ने रिक्रूट करा ना, ठीक है मान के चलते हैं कि ये चूतिया फ्लॉप है, ये सिर्फ पैसों की डील है, लेकिन आने के बाद क्रिस्टोफर गाल्टी और लुइस कैंपोस के बाद ये जो एकदम से शिफ्ट हुआ है ना, ये कहना कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एज लाइक ठीक है मेरी बकचोदी चलती रहती है PSG के साथ, लेकिन जब अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, न्यूट्रल आई से मैं देखूंगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है और ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाइक और पढ़ने का मन करेगा आपको, इनको और देखने का मन करेगा। इसी के साथ अगर बात करें वैन-बिसाका टेस्ट की, तो यस वैन-बिसाका के लिए एक क्वेरीज आई हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग नहीं चाहता कि वैन-बिसाका जाए यहाँ पर, और सेम गोज फॉर डेलो। हाँ इनकमिंग के तौर पे यहाँ पर सर्जिनो डेस्ट का एक ऑप्शन आया हुआ है अवेलेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेलो यहाँ पर बार्सिलोना जाएगा तो ही सर्जिनो डेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड आएगा। लास्ट दिन पे शायद से मेरे को लगता है कि ये एकमात्र डील हो सकती है इनकमिंग के तौर पे जो यूनाइटेड हमको कंफर्म करती हुई दिख सकती है। लेकिन इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग खबर की बात करते हैं जो कि लिवरपूल के मैनेजर जर्गन क्लॉप ने कहा है। जर्गन क्लॉप ने कहा कि देखो यार हम एक मिडफील्डर लेके तो आ रहे थे, लेकिन उस मिडफील्डर ने डिसाइड करा कि वो किसी और क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। अब यहाँ पर 2 प्लेयर के नाम सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, एक थोड़ा सा हार्ड लगता है बिलीव करना, वो है चुआमेनी का। अब चुआमेनी की डील में कहीं ना कहीं हम सबको पता था कि PSG वर्सेस रियल मैड्रिड था, लेकिन ये भी पता था कि लिवरपूल कहीं ना कहीं टैब्स रखी हुई है। अब बिलीव करना इससे हार्ड है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि उस टाइम तक कहीं ना कहीं जर्गन क्लॉप ये मान के चल रहा था कि लिवरपूल को मिडफील्डर की जरूरत नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि आपका पब्लिक स्टैंड और प्राइवेट स्टैंड बहुत अलग हो सकता है। अब जर्गन क्लॉप ने अब आके पब्लिकली हाँ करा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार वो पब्लिकली मना कर रहा था लेकिन प्राइवेटली हाँ कर रहा था, आप ऐसा बिलीव कर सकते हो। लेकिन ये दूसरा प्लेयर है जो कि मेरे को लगता है कि फेयरली बिलीवेबल लगता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो है लुकस पाकेता जो वेस्ट हैम के लिए साइन हुआ है। अब ठीक है द रीज़न वाई इट्स डजंट मेक सेंस इस लगता है कि आप क्या वेस्ट हैम का पुल लिवरपूल से ज़्यादा बड़ा है, ये आपको लगता है, बट देन अगेन हमको पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट अंदर एक्चुअली में लिवरपूल ने क्या ऑफर किया था। तो हो सकता है कि वेस्ट हैम उसको ज़्यादा पैसे दे रहा हो और ज़्यादा उसको कह रहा हो कि ठीक हम तेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर चुआमेनी वॉज द रीजन और लुकस पाकेता ना होता, तो मेरे को लगता है कि जर्गन क्लॉप सबसे पहले यही बोल देता कि हमको मिडफील्डर चाहिए था, लेकिन जो हमारी राइट प्रोफाइल का प्लेयर था वो यहाँ पर
किसी और क्लब को ज्वाइन कर चुका। तो वो पहले ये कहानी ना बनाता था कि हाँ ठीक है मेरे को पहले नहीं चाहिए था अब चाहिए, इतनी रामायण वगैरह सुना के ना सुनाता, बस सीधा यही सुना देता कि देखो यार हमको चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर किसी और क्लब में चला गया। बाकी डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से लिवरपूल कौन सा मिडफील्डर सेलेक्ट करी थी और कौन से मिडफील्डर ने यहाँ पर डिच करा लिवरपूल को और एक्चुअली में किसी और क्लब को ज्वाइन करा इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।